नीट के पीवाईक्यू डिस्कशन का जो प्रीवियस वीडियो था वो यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉपिक नंबर 1 दैट इज़ यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी से लिया गया था। ओनली 3 ही क्वेश्चन थे, वहाँ से कवर हो गए थे। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज़ डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसमें से टोटल 26 क्वेश्चन हैं। अगर ज़्यादा समय निकल गया तो फिर इसको 2 पार्ट में करेंगे, नहीं तो एक ही पार्ट में हम लोग फिनिश करेंगे। वर्किंग प्रोसीजर क्या रहेगा, जैसा कि यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी में आपने किया था कि जो बेस्ट फिट फार्मूला है वो आपने फाइंड आउट करना है, उसको लिख लेना है और उसमें एक क्वांटिटी को छोड़ करके बाकी सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपने ऑलरेडी पता रहेंगी, उसे आपने रख देना है और फिर अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन वहाँ से निकाल लेना है। ऐसी ही मोटी मोटी एल्गोरिथम इन ऑल क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो, बट यू कैन डू दिस इफ़ यू विल स्टार्ट इन अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर। लाइक शुरू में आप थोड़े इजी क्वेश्चन लें, फिर मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 1 करोड़ के लिए है, इजी, बहुत इजी। ये बेसिक है। इसमें जो छोटी छोटी आपकी क्वांटिटीज़ हैं जो आपने सीधे याद रहती हैं वो कवर हो जाएंगी। मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि आपने याद रहती हैं, मैं इन्हें भी पहले करके दिखाऊंगा सो दैट अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, कुछ नहीं आता, डिब्बा गुल है, तो भी आप चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ पर प्रश्न में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड प्रेशर, ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डायमेंशन को निकालने पर जोर दिया गया है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि सूटेबल फार्मूला आपने ढूंढना है, तो पहले वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग। तो वेलोसिटी के लिए जो बेहतर फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस या यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। दोनों डायमेंशन के लिहाज से तो एक ही है, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एल रखा जाता है, टाइम की जगह पे टी रखा जाता है। तो जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा दैट विल बी एल की पावर 1, टी न्यूमरेटर में तो है नहीं, -1 हो जाएगा। और एम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, तो मान के चलेंगे इसकी डायमेंशन 0 है। तो 0, 1, -1, दीज आर दी वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो 0, 1, -1 क्या ऐसा ही है? यहाँ तो 1, 0, -1 लिखा है, तो ये ठीक नहीं है। वेलोसिटी के लिए यहाँ पर जो सही वैल्यू हैं ए और बी और सी की, वो मैं लिख दूँ अगर, तो 0, 1 एंड -1 होगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा वो है यहाँ पे आई थिंक एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए जो बेस्ट फार्मूला रहेगा दैट विल बी वेलोसिटी अपॉन टाइम। हालांकि इस फार्मूले से आपको एतराज़ हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी नहीं होता है वहाँ पे होता है चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन चेंज का मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा और डी ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये बात और बेहतर तरीके से समझ में आपको आएगी। फ़िलहाल के लिए डायमेंशनल एनालिसिस करते समय डी और डेल्टा जहाँ दिखे उसे इग्नोर करो। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी नहीं मानेंगे हम उसे ओनली वी यानी कि वेलोसिटी ही मानेंगे। और अब वेलोसिटी की डायमेंशन आप ऊपर निकाले हो, दैट इज़ m0 एंड देन l1 देन t-1, इसी में t डिवाइड कर दो, तो जो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा उसमें m तो आने वाला अभी भी नहीं है, l उतना ही आएगा, बस t में चेंज आएगा। ये t जो -1 है ये 1 इसके साथ एडजस्ट होगा, -1 2 बार हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो m, l और t ये जो वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी 0, 1 एंड -2। क्या ये सही लिखा है? 1, 1, -2 नहीं, मेरा तो आ रहा है 0, 1 एंड -2 नॉट मैचिंग, सो इट इज़ रॉन्ग। नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर्स। तो फोर्स के हिसाब से जो अगर हम फार्मूला बात कर लें
तो ये होगा मास देन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो अभी अभी आप निकाले हैं, m में कुछ नहीं, l में 1, t में -2 और मास में यहाँ पर आ जाएगा m में 1 और यहाँ पर m में 0, दोनों मिला के m में 1 + 0 यानी 1, देन l 1, देन t -2। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला ml t -2, m1 l1 t -2 या सिर्फ आप बोलो ml t -2। और अभी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये 1, देन इसके बाद में 1, देन -2। क्या मैच हो रहा है? ना जी सर, यहाँ 0 -1 -2 बोले हैं, ये गलत है। अभी प्रेशर की बात करेंगे हम लोग। प्रेशर का जो बचपन से फॉर्मूला हम लोगों को सिखाया जाता है वही यहाँ लगाना है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स अभी निकाले हैं हम लोग ml t -2 एंड एरिया ये होता है साइड एरिया का। चूँकि अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो एरिया फिर चाहे इसका हो चाहे उसका हो, सबसे आंसर एक ही आएगा। तो एरिया हम किसी ऐसी चीज़ का लेंगे जो ईजी पड़ जाए। दैट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर यानी L2। अब देख लीजिए यहाँ से प्रेशर आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर यहाँ से 1, यहाँ से 2, 1 -2 हो जाएगा, -1 एंड t -2। तो वैल्यू क्या आ जाएंगी ABC की? 1 -1 एंड -2। क्या ये मैच हो रहा है? जी हाँ, ये मैच हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वेलोसिटी और इसके बाद में क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर छोड़ दो, कोई बात नहीं, की डायमेंशन ज़रूर याद कर लेना। और अभी एक और आएगा दैट विल बी वर्क, उसकी भी याद कर लेना। वर्क की मैं आपको यही निकला दूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कर दिया जाए तो वर्क आ जाता है। फोर्स आपने अभी निकाला है, दैट इज़ ये नहीं, दैट इज ml t -2, ml t -2 एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज़ ए काइंड ऑफ लेंथ। तो ml 2 बार हो गया ना, तो ml to t -2 दैट विल बी ऑफ वर्क। बस बाकी आपने जो क्वेश्चन में पूछा जाए निकाल लेना, बट इतनी डायरेक्टली याद रखना तो स्पीड आ जाएगी, आपको करने में आसानी रहेगी, क्वेश्चन जल्दी होंगे। वर्क निकालने के बाद में बाकी निकालना नहीं है, बाकी सब आप जानते हो अच्छे से कि वर्क और एनर्जी ये दोनों एक ही बात है डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनर्जी इज़ ए काइंड ऑफ वर्क, एनर्जी इज़ व्हाट? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी है क्या? एक प्रकार की एनर्जी, वर्क है क्या? एक प्रकार की एनर्जी ही है। तो एनर्जी हो या वर्क हो, दोनों की डायमेंशन सेम आती है, दैट इज़ ml to t -2। क्वेश्चन नंबर अगला 26-3, ये सबसे आपको मतलब नहीं है, आप नंबरिंग अपने हिसाब से करिएगा। अभी ना अपने को इम्पल्स की डायमेंशन बतानी है। किसकी डायमेंशन बतानी है? इम्पल्स। तो जो सर जी इम्पल्स होता है ये क्या होता है? इम्पल्स की डायमेंशन बतानी ही नहीं है, इनफैक्ट ये बतानी है इम्पल्स की डायमेंशन इसमें से किससे मैच करेगी। तो सही चीज़ को अगर पता है तो इस प्रश्न में आपने कुछ एनालाइज नहीं करना है, देखते ही आंसर आ जाएगा। इम्पल्स इज ए काइंड ऑफ मोमेंटम। ये होता है I बराबर, I यानी कि इम्पल्स बराबर डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम जो होता है वही इम्पल्स होता है। उदाहरण के तौर पे कुछ आपको एग्जांपल दे दूं मैं, तो ये है कि जैसे आपने एक बॉल को गिराया, ये इससे टकराई, तो टकराते टाइम इसमें कुछ मोमेंटम था। इसके बाद में ये बाउंस अप हुई, तो ये बाउंस अप हुई तो कुछ मोमेंटम लेकर के ऊपर को गई, तो मोमेंटम इसमें कुछ पहले था, मोमेंटम उसमें कुछ बाद में था, तो जो मोमेंटम में चेंज हुआ वही यहाँ पर जनरेटेड इम्पल्स है। तो इम्पल्स इज़ ए काइंड ऑफ मोमेंटम, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि डेल्टा और डी यू कैन इग्नोर दैट। तो आई का जो डायमेंशन होगा वही पी का डायमेंशन होगा, बी यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो जी सर, ये वाला प्रश्न, इसमें बोले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन अभी ऊपर आपने निकाला था, दोबारा से चाहे तो मैं निकाल के दिखा दूँ। फोर्स अपॉन क्या होता है? एरिया।
तो फोर्स होता है, अब आपको ना ये सब याद रखना है। फोर्स मैंने कहा याद रखना है, जैसे याद रखने में दिक्कत हो रही है तो कुछ 2-4 दिनों के लिए ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि फोर्स दिमाग में ही सोचना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास लिखना और फिर एक्सेलरेशन लिखना, ये हो गया फोर्स, एंड डिवाइडेड बाय एरिया ये लिखना ऐसे। तो ये आ जाएगा सरल होकर के, ये 1 है ये 2 है, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 एंड देन t-2, ml -1 और t-2, ये आपका बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बस यही सही है। अगला कहाँ है, इसमें स्ट्रेस का पूछे हैं, ये ना हम लोगों को लोल बना रहे हैं, स्ट्रेस पूछ रहे हैं। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एक ही बात होती है, और यंग मॉडुलस या कोई दूसरा मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सारे नाम हैं, सब आपके सिलेबस में हैं, अच्छे से लिख लो। और तीसरा एक और मॉडुलस होता है शियर मॉडुलस, ये सब डायमेंशनली इक्वल होते हैं, सबकी डायमेंशन होती है फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। स्ट्रेस का तो फॉर्मूला भी यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का भी यही फार्मूला होता है। तो आप बोलोगे अंतर क्या है दोनों में, अंतर है ना जी, प्रेशर है एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस है इंटरनल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन उस बाल की खाल को हमें यहाँ निकालना ही नहीं है, फोर्स फोर्स होता है। डायमेंशनल एनालिसिस के दरमियान फोर्स चाहे रिस्टोरिंग हो, चाहे ऐसा वाला हो, चाहे वैसा वाला हो, चाहे जैसा वाला हो, अगर फोर्स है वो तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो हर जगह एक ही होगी, दैट विल बी mlt-2, mlt-2 एंड एरिया विल बी L2। अब आप देख लेना इसका आंसर डी आंसर आ जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न ये, मतलब सॉरी नीट के हिसाब से तो 2 ही बार पूछा गया है, बहुत बार मैंने इसलिए बोल दिया कि जेई में भी कई बार आ गया ये। तो फार्मूला ढूंढो सबसे पहले ऐसा कोई जिसमें ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आता हो। तो सबसे पहली दफ़ा जिस फार्मूले में आपने कैपिटल जी को देखा होगा दैट विल बी जो मैं लिख रहा हूँ, Gm1m2/r², राइट। बिटवीन 2 मास, एक आप हैं और एक ही आपकी वाली है, दोनों लोगों में अट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब उस अट्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो इस फार्मूले से निकाली जाती है। आर क्या है, दूरी है। दूरी अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। आर और एफ आप देख रहे हो इन्वर्स में है। ये सारी बातें अभी ज़्यादा काम की नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे पीछे का भी ध्यान में रख रहा हूँ तो ग्रेविटेशन वाली बात बताने लग गया, उसके लिए सॉरी। इसी प्रश्न में आए आप अगर तो बस इस फार्मूले में जो जो पता है रखते जाओ, तो जो नहीं पता निकल आएगा। एफ क्या है, फोर्स। फोर्स मैंने कहा याद करना है, याद हो गया होगा इतनी देर में, रख दिया फोर्स का वैल्यू। नाउ जी ये निकालना है। m1 मास हो या तेरा, मास हो या मेरा, डायमेंशन के हिसाब से मास मास होता है, उसकी जगह पे m रखा जाता है। इसके बाद r ये होता है मीटर में, मीटर इज ए काइंड ऑफ लेंथ, चाहे r हो, रेडियस हो, चाहे सेपरेशन हो, ये हर जगह l से रिप्लेस की जाएगी। ठीक, अब आपने बस सरल कर लेना है। तो यहाँ पे m एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक जो रह जाएगा वो आपका इधर लेफ्ट में जब आएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, और l ये एक है और ये 2 है, दोनों आपने देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो l की पावर 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और t की पावर ये वाला -2 हो जाएगा। तो कहाँ मिला ऐसा कि m में आए -1, l में आए 3 और t में आया -2, इस वाले में आ रहा है, सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो जी सर, इसमें ना टॉर्क की डायमेंशन निकालनी है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स F इंटू आर। ठीक, F तो मैंने कहा याद करना पड़ेगा, तो याद कर लिया होगा, mlt-2 इंटू आर, ये मैंने अभी बताया, तो ये हो गया ml2t-2। ठीक है, कहाँ पे मिला, ए पी में। इसमें जो याद करना है आपको, और वो समझ लो अच्छे से, टॉर्क हो चाहे वर्क हो और चाहे एनर्जी हो। वर्क एनर्जी तो मैंने अभी बताया था कि दोनों डायमेंशन के हिसाब से बराबर है,
लेकिन अभी मैंने क्या बताया, टॉर्क भी आ गया उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में। इन सब का डायमेंशन होता है वही सेम टू सेम, दैट इज़ क्या, ml2t-2। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, एनर्जी में कंफ्यूज कराएगा एग्जामिनर, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे हमको उससे क्या मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो और चाहे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे किसी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो, सबका डायमेंशन ml2t-2 ही होगा। वही वर्क का भी होगा, वही टॉर्क का भी होगा। सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली F/r के बराबर हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को गुणा किया, अब डायमेंशन क्या आएगा, थोड़ा इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। हीट वाला चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने वर्क पढ़ा होगा, वहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो इधर होता है ना, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। वर्क वाले उधर वाले चैप्टर में वर्क ही जो होता है ना, उससे हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिखते हैं। फ्लूइड में कह दो जैसे प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, तो वो आपका भी सेम इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो चाहो तो इसको यहीं लिख लो, ज़्यादा वर्बल हो गया, ये सब छोटी छोटी बातें आपने नोट कर लेना है अपने बुक में। प्रेशर इंटू वेलोसिटी ये इसी कैटेगरी में आता है, प्रेशर इंटू वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ऑल हैव डायमेंशन इक्वल ml2t-2। अगला क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम निकालना है जी सर। कोई फार्मूला इसमें हमको पता चल जाए, सही फार्मूला सही समय पे अगर याद आ जाए तो बात बन जाएगी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम फार्मूला अब तक आपने क्लिक कर गया होगा। इसका फार्मूला होता है, जैसे आपने अभी वो नहीं बोला कि जो आपका टॉर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू आर, ऐसे ही जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो होता है लीनियर मोमेंटम इंटू आर। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर ऐसे ना याद रहे तो डायरेक्ट फिर इसी को याद करो। ये भी याद रखना आसान है, पूछो कैसे, ये आपको वहाँ पर एटम वाले चैप्टर में, चाहे फिजिक्स में कर लो चाहे केमिस्ट्री में, याद कराया गया है, 20 बार याद किए हो आप, कि m/v/r बोर सेकेंड पॉस्टुलेट NH/2 के बराबर होता है। ठीक, तो वहाँ पे ऐसे कहते हैं लोग कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है अकॉर्डिंग टू बोहर पॉस्टुलेट, किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में जो होता है वो h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है। ये सारी बात आगे की है, पीछे की है, जहाँ की भी आपके काम की है, इसे आपने याद करना है। उसमें से यहाँ पे इतनी बात आपको दिमाग में अभी डालनी है कि जो m/v/r होता है ये एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक, चाहे तो सीधे ऐसे याद कर लो या ऊपर मैंने सीक्वेंस बताया जैसे भी हो सके आपने याद कर लिया। अगर तो कुछ नहीं, बस वैल्यू रखनी है, m रहेगा, v वेलोसिटी ऊपर निकाले हो तुम LT-1, r ये है लेंथ। अब देख लो यहाँ पे l हो गया 2 बार, ml2 फिर इसके बाद t-1, आंसर आ गया होगा ml2t-1। ठीक, अब अगला प्रश्न किधर है, ये वाला। हाँ, ये थोड़ा अच्छा रहेगा क्वेश्चन आपके लिए, इसमें पर्सन टू पर्सन डूइंग अप्रोच बदल जाएगी। E है एनर्जी, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन हमें E की नहीं बतानी है, G की भी नहीं बतानी है, E/G है इसकी डायमेंशन बतानी है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। E एनर्जी की डायमेंशन हम ऊपर निकाल चुके हैं, रख देते हैं। क्या थी, आप 1-2 स्लाइड ऊपर जा कर के चेक कर लो, आपने नोट किया होगा सब। एनर्जी की डायमेंशन लिख दी मैंने, चलो दिखा देते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आपने ऊपर निकाली है m-1 L3, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकाली है आपने कहाँ पे, वहाँ से आप उसको कॉपी कर लो, ये रहा, ये डायमेंशनल फार्मूला G का आपने ले लिया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हमें ई की डायमेंशन नहीं निकालनी है, जी की डायमेंशन नहीं निकालनी है। तो निकालनी किसकी है? निकालनी है हमें ई बाई जी की। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। कर दीजिए, देखते हैं कितना आता है। M1 ये वाला, फिर इसके बाद L2T-2, ये पूरा मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में फिर पूरा इसको भी लिख दो, इसको पूरा लिख करके अब डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ से जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो m की पावर -1 न्यूमरेटर में आके प्लस हो जाएगा ना, l की पावर ये 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और t कितना आ जाएगा, t चेक कर लो, हमें लग रहा t तो आएगा ही नहीं, तो फिर यही आंसर होगा। यहाँ पे m की वैल्यू 2 आए, l की वैल्यू -1 आए, देखो यहाँ आ रही है, और t की वैल्यू बिल्कुल ना आए, 0 आए, तो ये सही हो गया। दिस अप्रोच इज़ नॉट बैड बट मे बी टाइम टेकिंग, और अगर आपको टाइम सेव करना है तो फिर यहाँ पर एक और फार्मूला है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने याद किया है, थोड़ा स्ट्रेस लो, याद आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे कोई भी एनर्जी हो, मैंने कहा बराबर ही होती है एनर्जी का डायमेंशन हर केस में, तो उसे ई लिख सकते हैं। वो होता है माइनस में जी और फिर m1 फिर m2 डिवाइड बाई आर। अभी याद नहीं आया हो अगर तो आप ना ऐसे लिखो इसे, तब याद आ जाएगा। u बराबर -G_m1 m2 बाई आर, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। चूँकि एनर्जी किसी भी प्रकार की हो, सब एक ही बात है, तो फिर ना u की जगह मैंने e लिखा है। अब यहाँ से माइनस का भी डायमेंशन के हिसाब से चले तो कोई मतलब नहीं है, तो g को यहाँ ले आओ, तो यहाँ से e बाई जी आपने देखना कि इतनी जल्दी आ जाएगा। m1 m2 बाई आर हो गया, m1 m हो गया, m2 भी m हो गया, और r l हो गया, तो ये हो गया m2 और l-1, ठीक, मैच कर रहा होगा। अगला है 20, जो भी क्वेश्चन नंबर है आप नंबर अपने हिसाब से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब क्या है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि इन चार में से ऐसा कौन है जिसकी डायमेंशन है, मतलब कोई तीन ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन है ही नहीं। तो आपको अच्छे से पता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ कोई भी मेटल, कोई भी बॉडी आप ले लिए, कोई भी सब्सटेंस ले लिए, उसमें वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। इसको साइड में यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी बरा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर दो सेम टाइप की क्वांटिटी जो डिवाइड अगर हो रही है तो इट इज़ ए काइंड ऑफ प्योर नंबर, इट इज़ ए काइंड ऑफ रेशियो, सो इसकी डायमेंशन हो ही नहीं सकती। तो ये आपका डायमेंशन लेस हो गया, मैंने इसको कट कर दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने जा रहा हूँ मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर आई लिख सकते हो आप, चाहे म्यू लिख लो आप, चाहे एन लिख लो, ये सिंबल हैं जो आप यूज़ करते रहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट का ही वैल्यू है न्यूमरेटर में और स्पीड ऑफ लाइट का ही वैल्यू है डिनोमिनेटर में, बस ऊपर है वैक्यूम वाली स्पीड और नीचे है मीडियम वाली स्पीड। उससे क्या, यहाँ पे डायमेंशन के हिसाब से तो कुछ नहीं आने वाला ना, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम टाइप की वैल्यू रखी है, तो इट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ रेशियो, काइंड ऑफ प्योर नंबर विल बी डायमेंशनलेस। तो यहाँ पर इसको भी कट कर दिया। अब पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो में भी आपने ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर जब आपने पढ़ा होगा तो सर ने हल्की फुल्की हिंट दी होगी कि एक वायर को अगर आप ऐसे फोर्स लगा के खींचो तो उसकी लंबाई बढ़ाने का प्रयत्न करो तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वायर पतला हो जाएगा हल्का सा। ये वायर हमने देखो पहले की तुलना में पतला बनाया, थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं, लेंथ हल्की हल्की बढ़ा दे रहे हैं,
लेकिन उन्हें पतला कर दिया। तो वायर का जो एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले और बाद में क्या बराबर है? नहीं ना, एरिया तो कम हो गया। तो जो एरिया कम हुआ है A2 माइनस A1, जो एरिया में चेंज आया है, एंड A2 माइनस A1 जो एरिया में चेंज आया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ये क्या है? पॉइजन रेशियो। तो अगेन वही लॉजिक कि आपने घुमा फिरा करके एरिया न्यूमरेटर में लिया है और एरिया डिनोमिनेटर में भी लिया है। तो एरिया का एरिया से डिवाइड कर रहे हो, सेम टाइप की क्वांटिटी हैं, दोनों को डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी डायमेंशनलेस, इट विल बी काइंड ऑफ रेशियो, इट विल बी अ प्योर नंबर। तो अगेन व्हाट वी कैन से कि पॉइजन रेशियो हैज़ नो डायमेंशन। बाकी इस क्वेश्चन में मुझे अगर थ्योरी या कंसेप्ट बूस्ट ना करना होता तो 1 सेकंड भी नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है और हम लोग याद करते हैं और ऊपर पूछी भी गई है। तो जब दुनिया जान रही है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज़ अ डायमेंशन और पूछा जा रहा है तो मतलब डायमेंशन है, तो फिर जब हमको दूर से ही दिख रहा है कि इसमें डायमेंशन है तो बाकी 3 हम चेक करेंगे ही क्यों। लेकिन यहाँ हमने इसलिए करी बिकॉज मुझे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना था। नाउ नेक्स्ट।